हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब हम कर रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस हो गया कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो पूरा करना, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जो हमने कहा है काम करना है बट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एक पार्टी अपने हिस्से की ड्यूटीज पूरी नहीं करती है तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ए ने अपना परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है ना, तो बी क्या होगी, एग्रीव्ड पार्टी। बी क्या होगी, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है किसके अगेंस्ट, जिसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी है। ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने गुड्स डिलीवर करनी है, बी ने उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब ए ने गुड्स ही डिलीवर नहीं की है तो बी पेमेंट कैसे करेगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, अपने हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो इसे क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब ए ने गुड्स की डिलीवरी नहीं दी है, अब इससे क्या हुआ कि बी को नुकसान हो गया। बी को नुकसान हो गया तो वो क्या करेगा, उसके लिए रेमेडीज लेगा, ठीक है। अब बी को क्या क्या रेमेडीज हैं जब ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, ए और बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, अब इससे बी को किसी ना किसी तरह से नुकसान होगा। अब उसकी जो लॉस है उसके लिए उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो रेमेडीज का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसमें सबसे पहले आ गया रिसीजन, फिर आ गया रेस्टिट्यूशन, देन आ गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देन इंजंक्शन, देन क्वांटम मेरियोट एंड डैमेजेस। तो सबसे पहले आ गई रिसीजन। रिसीजन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, तोड़ देना, ठीक है जी। अब ए है, ए ने अपने हिस्से का काम नहीं किया, ठीक है। जब उससे कहा था कि तो 1 सितंबर को गुड्स की डिलीवरी दे, उसने नहीं दी, तो बी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दी है। क्यों, क्योंकि ए ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। सो ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है तो बी उसे क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को फिर तोड़ सकता है, आगे उसको परफॉर्म करने से मना कर सकता है, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक सिंगर है, उसने मैनेजर के साथ एग्रीमेंट की है। क्या एग्रीमेंट नहीं, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उसने एक मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया भी हर हफ्ते वो 2 नाइट्स परफॉर्म करेगी, और ये जो परफॉर्मेंसेस है ये 2 मंथ तक चलेंगी, ठीक है। जिसके लिए मैनेजर उसे 100 रुपीज़ पर नाइट पे करेगा, ठीक है। अब जो सिंगर है उसने क्या किया, 6th नाइट वो नहीं आई, ठीक है। 6th नाइट उसने आके परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है, या वो एब्सेंट रही किसी भी वजह से। अब क्योंकि 6th नाइट वो नहीं आई है तो अगर नेक्स्ट नाइट वो आती है तो जो मैनेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिसाइन कर सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। रिजाइन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कब तोड़ेगा, जब पहली पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। जब उसने कहा है कि एवरी वीक वो 2 नाइट्स के परफॉर्म करेगी, तो अगर वो नहीं परफॉर्म करती है देन मैनेजर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। अगर किसी वजह से 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, वॉइड हो जाता है, देन अगर किसी एक पार्टी को किसी तरह का बेनिफिट हुआ है तो वो उस बेनिफिट को क्या करेगी, रेस्टिट्यूट मतलब वापस करेगी, ठीक है जी। अब हुआ क्या, ए ने बी को कंसिडरेशन पे किया, 1000 रुपीज़ पे किए, किस लिए, बी से कहा है कि तू मेरी बेटी सी से मैरिज कर ले, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि जब वो एग्रीमेंट हो रहा था तो सी की डेथ होगी,
डेथ होगी, तो नाउ बी इज़ नॉट एबल टू मैरी विद सी। अब क्योंकि ए ने बी को 1000 रुपीज़ दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बी कि वो उसको 1000 रुपीज़ वापस करे। इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, देन अगर किसी एक पार्टी को बेनिफिट हुआ है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसे वापस करे। वापस करने को क्या कहते हैं? रेस्टिट्यूशन। देन आ गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो होती है जिसमें कोर्ट कहती है डिफेंडेंट को कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही करना है। ठीक है, किन केसेस में कोर्ट कहेगी कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ज़रूरी है? अगर मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं है, परफॉर्मेंस ऐसी है कि वहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन पता ही नहीं चल रहा, देन जो डैमेजेस हैं उसको असर्टेन करने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल स्किल पे डिपेंड कर रहा है, तो उन केसेस में मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड की जाएगी। ए ने बी से कहा है कि मैं आपके लिए आपकी जो पिक्चर है उसको पेंट करूँगी। ए ने क्या करनी है? पिक्चर को पेंट करना है। थोड़ी देर बाद ए कहती नहीं जी मैं आपकी पिक्चर पेंट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे बी उससे मनी क्लेम नहीं करेगा, कंसिडरेशन नहीं लेगा, उल्टा वो ए से क्या कहेगा कि किसी भी तरह आप मेरी पिक्चर को पेंट करो। एक तो यहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन जो एडुकेट नहीं है, दूसरा यहाँ पे पर्सनल स्किल है जो कोई और नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर? तो अगर कहीं पे लगता है कि मनी कंसिडरेशन इनफ नहीं है या जहाँ पे पर्सनल स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पे जो प्लेंटिफ पार्टी है वो क्या करेगी? वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट के ऑर्डर से दूसरी पार्टी को रॉन्ग डूअर गलत करने से रोक सकती है। ठीक है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करने से रोक सकती है। ठीक है, तो अगर किसी ने जैसे लैंडलॉर्ड ने इसमें है कि एन एक फिल्म एक्ट्रेस है, उसने क्या किया? वार्नर ब्रदर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो 1 साल सिर्फ इन्हीं के लिए परफॉर्म करेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने क्या किया? एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपके साथ भी परफॉर्म करूंगी, तो यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स उसे क्या कर सकते हैं? इंजेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट क्लियर है? तो इस केस में इसे कहते हैं इंजंक्शन। कब? जब कोई एक बार कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को पूरा नहीं करती। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वांटम मेरियोट। क्वांटम मेरियोट का मतलब है कि जितना काम किया उतने की पेमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने पहले केस करवाया था कि एक जो सिंगर है उसका मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो 1 हफ्ते में 2 नाइट्स परफॉर्म करेगी, उसने जो है 6th नाइट परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो यहाँ पे वो मैनेजर जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता है। यहाँ तक किया था ना हमने केस। अब उसने 5 नाइट्स तो परफॉर्म किया है ना। क्वांटम मेरियोट का मतलब है कि जितना उसने परफॉर्म किया उतना तो उसको पे करो। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं पे करना। तो 5 नाइट्स की जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी क्या होनी चाहिए? प्रपोर्शन पेमेंट होनी ज़रूरी है। क्लियर है जी? तो ये है क्वांटम मेरियोट। क्लियर? देन आगे डैमेजेस। इसके अलावा अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो उसे क्या करना चाहिए? जो इंजर्ड पार्टी है उसको कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, अब जो कंपनसेशन करने को हम क्या कहते हैं? डैमेजेस कहते हैं। जो डैमेजेस है आगे वो 4 तरह के हैं: जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस क्या हो गए? विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। मतलब जो नॉर्मल है डैमेजेस उसे जनरल डैमेजेस कहा जाता है। ए ने कहा है बी से कि मैं आपको
50 क्विंटल ऑफ सॉल्ट सेल करूँगा, ठीक है ना। मान लो उसने कहा है क्विंटल ऑफ सॉल्ट एट द रेट ऑफ 1000 पर क्विंटल सेल करूँगा। बाद में ए ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं जो है नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, नहीं सेल कर सकता। तो यहाँ पे जो बी है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, ठीक है। अब बी ने जो मतलब राइस सॉल्ट यहाँ से बाय करना था वो बाहर से बाय कर रहा है। अब जो बाहर से बाय कर रहा है वो उसको 1100 के रेट से मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो है 50 × 100 यानी 5000 रुपीज़ ए से क्लेम करेगा। दिस इज कॉल्ड जनरल डैमेजेस। पॉइंट क्लियर है। जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ब्रीच होने पे जो नॉर्मल डैमेजेस बनते हैं उसको जनरल डैमेजेस बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस की वजह से जो डैमेजेस लिए जाते हैं उसे स्पेशल डैमेजेस कहा जाता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो पार्टी जिसने डैमेजेस पे करने हैं उसको स्पेशल सर्कमस्टांसिस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। कैसे? जैसे ए एक बिल्डर है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपकी बिल्डिंग 1 जनवरी तक बना के दूंगा, ठीक है। अब ए सो दैट बी जो है आगे उसे क्या कर सके, लेट आउट कर सके, किसको, सी को। अब बी ने ए को बता दिया है कि मैंने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आगे इस घर को लेट आउट करने के लिए, किराए पे देने के लिए। हुआ क्या कि जो ए ने घर बनाया वो इतना मतलब बैड कंडीशंस में बनाया कि घर जो था 1 जनवरी को तैयार तो हो गया पर साथ ही वो क्या हो गया, फॉल्स डाउन, गिर गया, जिसकी वजह से ए को घर दोबारा बनाना पड़ा। जब ए ने घर दोबारा बनाया तो उसको टाइम ज़्यादा लग गया। टाइम लगने से क्या हुआ, जो बी को सी से रेंट मिलना था वो रेंट नहीं मिला। अब जो है बी ए से एक तो वो जनरल डैमेजेस क्लेम करेगा जो उसको रीबिल्ड पे करने पड़े, प्लस वो जो रेंट उसने सी से लेना था नहीं ले पाया वो भी क्लेम करेगा। तो यहाँ पे रेंट क्या हो गया, स्पेशल डैमेजेस। क्यों हुआ? ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस। अब ये वो तभी क्लेम कर सकता है अगर उसने ए को बताया कि मैंने 1 जनवरी को घर सी को किराए पे देना ही देना है। अगर वो नहीं बताता देन वो क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसने इन्फॉर्म किया देन ही कैन क्लेम द स्पेशल डैमेजेस। वो डैमेजेस जो किसी पार्टी को पुनिश करने के लिए लगाए जाते हैं उसे हम विंडिक्टिव डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुनिश करने के लिए कैसे है, जैसे कि किसी कस्टमर के अकाउंट में सफिशेंट फंड थे, इवन देन बैंक ने क्या किया, चेक डिसऑनर कर दिया, तो इससे उसकी क्या हुई, रेपुटेशन इफेक्ट हुई है। तो यहाँ पे बैंक से जो डैमेजेस लिए जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड विंडिक्टिव डैमेजेस जस्ट टू पुनिश द बैंक एम्प्लॉयज़ बिकॉज उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से नहीं की है, ठीक है जी, क्लियर है। देन आगे नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस वो डैमेजेस है जो मतलब कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखते, ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस जो है बहुत नॉमिनल है, बहुत कम होते हैं, ठीक है। नाम इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले क्या था कि जैसे किसी ने एक्टिवा होंडा लेनी है तो उसकी बुकिंग करवानी पड़ती थी और इतना रश होता था कि उसकी बुकिंग करवाने के बाद जो एक्टिवा है वो 3 to 4 मंथ्स मिलती थी। कहने का मतलब ये है कि उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा थी एज़ कंपेयर टू सप्लाई, ठीक है। अब एक्स एक पर्सन है, उसने एक डीलर के पास एक्टिवा की बुकिंग कराई, बाद में उसने एक्टिवा बाय नहीं की। अब अगर वो बाय नहीं करता तो उसका डीलर का तो कोई लॉस नहीं है बिकॉज उसके पास तो ऑलरेडी बहुत डिमांड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब एक्स के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से डीलर को कोई लॉस नहीं हुई। तो डीलर अगर उससे डिमांड करता है तो बहुत ही नॉमिनल डैमेजेस वो क्लेम करेगा, बहुत कम डैमेजेस क्लेम करेगा, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल डैमेजेस,
पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे डीलर को हो सकता है कि उसे ब्लैक में सेल करने से फ़ायदा हो रैदर देन लॉस। तो यहाँ पे वो जो एक्स डैमेजेस ले रहा है बहुत कम डैमेजेस है और दैट इज़ नॉन एज नॉमिनल डैमेजेस। हमारा जो टॉपिक है रेमेडीज अवेलेबल टू द पार्टी वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक है मेजर्स ऑफ डैमेजेस। तो मेजर्स ऑफ डैमेजेस है कि हमने डैमेजेस को मेजर कैसे करना है, ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डैमेजेस पे करने हैं वो इस तरह से पे करने हैं कि जो इंजर्ड पार्टी है जिसका लॉस हुआ है वो अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए। कैसे, कहने का मतलब है कि जैसे ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने आपसे 1000 kg प्रोडक्ट लेना है एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। अब बी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, ए को वही चीज़ मार्केट से 1000 एट द रेट ऑफ 110 मिलनी। अब यहाँ पे उसको जो चीज़ 1 लाख में मिलनी थी वो 1,10,000 में मिली है। तो यहाँ पे अगर बी उसको 10,000 रुपीज़ पे करता है तो ये हो गया कि वो, इसका मतलब है कि इंजर्ड पार्टी अपनी उसी पोजीशन पे आ गई जैसे वो पहले थी। यहाँ पे उसको 1 लाख पे करना पड़ा, यहाँ 110 पे करना पड़ा, पर 10,000 उसके डैमेजेस हो गए। तो मेजर ऑफ डैमेजेस का मतलब ये है कि डैमेजेस इस तरह से पे करना कि जो इंजर्ड पार्टी है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। पर उसको सर्कमस्टांसिस का क्लियर होना चाहिए, आपस में टर्म्स एंड कंडीशन सारी क्लियर होनी चाहिए। हैडली वर्सेस बैक्सनडेल का केस है, ठीक है। इसको हम स्पेशल डैमेजेस में भी लेते हैं। तो एक पी की फ्लोर मिल है, ठीक है। अब फ्लोर मिल में क्या है कि उसका जो है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, जिससे वो फ्लोर मिल में यूज़ करता है, जिसके बिना फ्लोर मिल चल ही नहीं सकती, ठीक है। अब वो जो है उसको रिपेयर करवाना है, टूट गया वो, तो वो एक कॉमन कैरियर को देता है कि ठीक करवाने के लिए। अब कॉमन कैरियर उसे कहता है कि मैं तेरा 2 दिन में ठीक करवा के वापस कर दूंगा, ठीक है जी। तो मिल जो है अब काम बंद हो गया बिकॉज ये जो क्रैक शाफ्ट था वो हमने डी को दे दिया। डी जो है उसकी डिलीवरी नहीं दे पाया, उसको 5 दिन लग गए, 2 दिन कह के कितने दिन और लग गए, 5 डेज उसने ज़्यादा कंज्यूम कर दिए। अब 7 दिन मिल बंद रही। अब पी ने क्या किया, डी से एक तो क्लेम करने थे डैमेजेस, है ना, जो मतलब कि उसकी लॉस होगी, प्लस वो कहता है जो 7 दिन मेरे को प्रॉफिट कमाना था मैं नहीं कमा पाया, वो प्रॉफिट भी मुझे वापस करो। अब पी ने पहले डी को बताया था कि अगर तू डिले करेगा तो उससे मेरी फ्लोर बिल बंद हो जाएगी, मेरा इतना प्रॉफिट का लॉस होगा, नहीं बताया ना। तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डैमेजेस लेने हैं तो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, नहीं इन्फॉर्म करते तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। ही कैन क्लेम ओनली जो है जनरल डैमेजेस, जो उसका रूटीन का लॉस हुआ है सिर्फ वही वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट आ गया कि कैसे हमने डैमेजेस को मेजर करना है, तो उसमें आ गया रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसको हम उसी पोजीशन में रखते जैसे हमने शुरू में किया था। तो ये मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दी है कि ए ने बी से 1000 जो है kg प्रोडक्ट लेना है एट द रेट ऑफ 100 लेना है। अब बी ने मना कर दिया तो वो क्या कर रहा है, मार्केट से बाय कर रहा है, मार्केट में उसे वही चीज़ 1000 एट द रेट ऑफ 110 मिली है। तो यहाँ पे उसने 1 लाख पे करना था, यहाँ वो 1,10,000 पे कर रहा है। तो अगर उसको वही 10,000 बी पे करेगा तो उससे क्या होगा कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। जनरल डैमेजेस का मतलब क्या है, जनरल डैमेजेस का मतलब है कि जो रूटीन के नॉर्मल जो लॉस हुई है, ठीक है, उसको पूरा करना, दैट इज नोन एज जनरल डैमेजेस। एक्स ने क्या करना था कि वाई को शिप प्रोवाइड करना था। अब उस शिप से उसने क्या करना था, टू टेक द कार्गो ऑफ कोल। अब वाई जो है वो टाइम पे एक्स जो है टाइम पे शिप प्रोवाइड नहीं कर सका, तो वाई को अनदर शिप चार्ट करना पड़ा। अब जो नया था उस पे उसको फ्रेट भी ज़्यादा पे करना पड़ा,
प्लस क्या हुआ कि उसको कोल भी ज़्यादा रेट पे बाय करना पड़ा, एडवांस उसको रेंट पे करना पड़ा और कोल का रेट भी ज़्यादा। अब जो है वाई क्या कर सकता है, एस से ये दोनों जो लॉसेस हैं वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये दोनों लॉसेस उसकी नेचुरल अराइज हुई हैं। देन ना कि स्पेशल डैमेजेस, जैसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पेशल डैमेजेस जो है अदर पार्टी तभी क्लेम कर सकती है अगर उसने वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस के बारे में उसको बताया है। अगर वो नहीं बता रहा तो फिर वो क्लेम भी नहीं कर सकता। जैसा कि हमने फ्लोर मिल का एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे उसकी फ्लोर मिल बंद रही 5 दिन ज़्यादा, तो वो फ्लोर मिल बंद होने से जो उसका प्रॉफिट का लॉस है वो भी मांग रहा है, वो नहीं मांग सकता क्योंकि उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। एक हमने एग्जाम्पल ली थी कि एक बिल्डर है, वो कहता है कि मैं 1 जनवरी को बिल्डिंग बना लूँगा, ठीक है। फिर जो ए कहता है कि मैं बिल्डिंग बना लूँगा, बी कहता है ठीक है। फिर उसने आके सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए को बता भी दिया कि मैंने वो घर किराए पे देना है। अब अगर मान लो वो बिल्डिंग नहीं बनाता है, एक तो वो ना बनाने के जो डैमेजेस हो गए वो तो जनरल डैमेजेस हो गए, प्लस जो आगे घर किराए पे देना था, किराया नहीं मिला, वो स्पेशल डैमेजेस हो गए, तो वो दोनों क्लेम कर सकता है, ठीक है। रिमोट डैमेजेस आगे जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो स्ट्रेट वे नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, रिमोट डैमेजेस कहेंगे। तो अब कोई ये कहे कि ट्रेन जो है लेट पहुंची, ट्रेन लेट पहुंचने की वजह से मेरे बिजनेस पे लॉस होगी, वो जो बिजनेस की लॉस है वो मुझे कंपनसेट करो। तो यहाँ पे ट्रेन के लेट पहुंचने से बिजनेस की जो लॉस है इट इज़ अ रिमोट डैमेजेस, जो कि कोई भी पर्सन क्लेम नहीं कर सकता। देन ना कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमें लगता है कि किसी भी डैमेजेस को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, तो जो इंजर्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, वो परफॉर्मेंस की डिमांड रख सकती है कि मैंने मनी में जो है आपने कंपनसेट नहीं करनी लॉस, आप मुझे उसकी जगह परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो। मिटिगेशन ऑफ लॉस नेक्स्ट पॉइंट है, वो कह रहे कि जब आप कोई इंजर्ड पार्टी, ठीक है, उसने डैमेजेस तो क्लेम करने हैं, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ये अराइज होता है कि जब आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपकी लॉस हुई है उसको कम से कम करे, मिटिगेट करे। ये नहीं है कि लॉस हुई है आपने डैमेजेस क्लेम करने तो आप लॉस को बढ़ा चढ़ा के शो करो। जैसे एज्यूम करो कि आपने अपने स्कूटर की इंश्योरेंस करवा रखी है, स्कूटर का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अब जब स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ है तो उस केस में इंश्योरेंस तो आपने करवा रखी है, आप जो है रिपेयर करवाने जाते हो, आपसे वो दुकानदार कहता है कि हाँ जी इस पे 2000 रुपीज़ लगेंगे। आपने सोचा कि मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखी है, मैंने तो क्लेम ही लेना है, चलो कोई बात नहीं 2000 है तो 2000 सही। तो यहाँ पे आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप पता करो कि वो जो आपने रिपेयर करवानी है वो 2000 जो है वो जस्टिफिएबल है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर वो अमाउंट कम हो सकती है तो आपने उसको कम करने की कोशिश करनी है। मिटिगेशन ऑफ लॉस का ये मतलब है, ठीक है जी। ये नहीं है कि वो जो चीज़ है वो 15,000 रुपीज़ में रिपेयर हो सकती है, वो पर्सन आपसे 2000 मांग रहा है तो आप कहते हो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा अपनी पॉकेट से देने हैं, मैंने तो क्लेम ही करना है। तो यहाँ पे आप क्या हो, गलत हो। यू शुड मिटिगेट द लॉस। अगर वो 1000 में काम हो रहा है तो 1000 में करवाना चाहिए। लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडिटी डैमेजेस का मतलब क्या है कि जितनी आपने अमाउंट की है, डिसाइड की है, उससे ज़्यादा आप लॉस क्लेम नहीं कर सकते। जो प्री डिसाइडेड है ना उसी पे आपको डैमेजेस मिलेंगे, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तेरे को 1000 अगर मैं पर्टिकुलर डेट को 1000 रुपीज़ ना दे पाया, 500 रुपीज़ ना दे पाया तो मैं तुझे 1000 रुपीज़ दूंगा। अगर एक पर्टिकुलर डेट को मैं तुझे 500 रुपीज़ ना दे पाया तो मैं तुझे 1000 दूंगा। अब पहले उसने सोच लिया कि अगर मैं ये काम ना कर पाया तो मेरे नुकसान इतना है, मतलब आई विल पे यू 1000। यहाँ पे अपने आप वो 500 रुपीज़ डैमेजेस देने को तैयार है।
तो कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि ए जो है अगर वो 1 जनवरी को पे नहीं कर पाया देन ही विल पे 1000 टू बी, इसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। ठीक है जी। देन आगे विंडिक्टिव डैमेजेस। विंडिक्टिव डैमेजेस हमने पहले भी किए थे, जो कि किसी को पनिश करने के लिए होते हैं, उसे कहते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस। पॉइंट क्लियर है। तो इसमें हमने केस लिया था अभी जो है, अगर बैंक में किसी एक कस्टमर के सफिशिएंट फंड है, इवन देन बैंक उसके चेक को क्या कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है, तो वो कस्टमर क्या कर सकता है, उसे जो डैमेजेस क्लेम करेगा उसे विंडिक्टिव डैमेजेस कहा जाएगा। ठीक है जी। डैमेजेस इन द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि किया नहीं जाता, दो पार्टीज के बीच में अपने आप हो जाता, उसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है दूसरी पार्टी को, कंपनसेशन ही क्या माना जाएगा, डैमेजेस माना जाएगा। पॉइंट क्लियर है। ठीक है जी। डिफ़िकल्टी ऑफ असेसमेंट, ये कहना कि मैं मतलब कि असेस नहीं कर सकता, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है। अगर किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया देन इंजर्ड पार्टी जो है उसको डैमेजेस मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो कोर्ट ने उसकी असेस करना ही करना है। ठीक है। कैसे? हाँ जी, एच जो है उसने एक ब्यूटी कंपटीशन रखा। जब उसने ब्यूटी कंपटीशन रखा तो उसमें जो था कि 50 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया, 50 लेडीज़ सेलेक्ट करनी थी। उन 50 लेडीज़ में से जो है 12 ऐसे सिलेक्ट करनी थी जिनको कि एच ने जॉब भी प्रोवाइड करनी थी। हुआ क्या कि उनमें से कोई सी एक ऐसी लेडी थी जिसको एच ने इनवाइट करना भूल गया। ठीक है। अब 50 लेडीज़ में से सी एक ऐसी लेडी थी जिसको वो बुलाना भूल गया जब उसने 12 को सिलेक्ट किया। अब सी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सी डैमेजेस क्लेम करेगी। यहाँ पे डैमेजेस को कैलकुलेट करना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? अब पता नहीं कि 50s में वो जो 12 सेलेक्ट हुई हैं उसमें सी सिलेक्ट होती कि ना होती। अगर होती तो हम जॉब के अकॉर्डिंग डैमेजेस लेंगे, नहीं होती तो क्या? तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी ऑफ असेसमेंट है, पर डिफ़िकल्टी ऑफ असेसमेंट इज़ नॉट एनी एक्सक्यूज़। तो यहाँ पे एच जो है वो सी को क्या करेगा, डैमेजेस देगा ही देगा। ये अपना क्वेश्चन बन गया हाउ टू मेजर द डैमेजेस। ठीक है जी। तो दो क्वेश्चंस बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी एंड सेकंड इज हाउ टू मेजर द डैमेजेस। अगर हम लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी को कंपेयर करें तो लिक्विडेटेड डैमेजेस जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं। ठीक है ना। प्री डिसाइडेड कैसे हैं? जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, ए बी से कहता है कि मैं तेरे को 1 जनवरी को 500 रुपीज़ दूंगा। अगर मैं तेरे को 500 रुपीज़ ना दे पाया देन आई विल पे यू 1000 रुपीज़। 500 के बदले वो 1000 रुपीज़ देने को तैयार है। तो यहाँ पे उसने अपने आप ही जो डैमेजेस हैं उनको प्री डिसाइड कर लिया है। पॉइंट क्लियर। तो पेनल्टी जो होती है वो बाद में डिसाइड की जाती है, पहला पॉइंट। ठीक है। और वो जो है सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। पेनल्टी जो है ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी भी हो सकती है। जनरली जो पेनल्टी होती है वो ज़्यादा जो है क्लेम की जाती है। पॉइंट क्लियर। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है। तो पहला हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस, देन हो गया पेनल्टी। एक हो गया कि जो मतलब कि जो हमने अमाउंट पे करनी है अगर एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट है, देन हम कहेंगे कि इट इज़ अ पेनल्टी। ठीक है। अगर वो थोड़ी अमाउंट है, ठीक, देन हम कहेंगे कि इट इज़ अ लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो ये 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहले आप दोनों को एक्सप्लेन करोगे, विद एग्जाम्पल करोगे, फिर जो पॉइंट्स दिए हैं उनको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ये ख़त्म हो रहा है, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।